हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय बैंक के सबसे महत्वपूर्ण कार्य। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में हमने लिया था कि केंद्रीय बैंक क्या क्या काम करता है। तो उसमें हमने एक लिया था कि केंद्रीय बैंक का एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो साख को नियंत्रित करना है। जिस तरह से व्यापारिक बैंक जो है वो साख का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार केंद्रीय बैंक जो होता है वो साख को नियंत्रित करता है। कि किस तरह से साख का नियंत्रण का मतलब जो उधार दिया जाता है उस पर नियंत्रण रखता है, जिसकी सहायता से क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति पर, बाजार में जो कीमतें बढ़ती और घटती हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा साख को नियंत्रित करके किया जाता है। तो आज हम लेंगे कि केंद्रीय बैंक किस किस तरह से साख को नियंत्रित कर सकता है या मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण लगा सकता है। तो इसमें हम तीन विधियों को पढ़ेंगे। एक है परिमाणात्मक अथवा सामान्य नियंत्रण विधियां या क्वांटिटी मेथड्स उसको कह सकते हैं। एक गुणात्मक है जिसे क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल या अन्य उपाय, मतलब तीन तरह के उपायों को हम इसमें शामिल करते हैं, जिसकी सहायता से केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, साख को नियंत्रित कर सकता है। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं कि जो क्वांटिटिव मेथड्स हैं वो क्या है, परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियां क्या हैं। परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियों का मतलब है कि इनका प्रभाव जो है पूरे मुद्रा की पूर्ति पर पड़ता है। मतलब अर्थव्यवस्था में जितनी भी मुद्रा की पूर्ति है वो इस विधि के द्वारा प्रभावित होती है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव बैंक के नकद कोषों पर पड़ता है और ये साख की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं। मतलब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी भी मुद्रा की पूर्ति है वो इसके द्वारा प्रभावित होती है। जिसमें हम चार विधियों को लेते हैं। बैंक दर, दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा परिवर्तनशील न्यूनतम कोष अनुपात होता है और एक तरल कोष अनुपात होता है। मतलब चार तरह की विधियों को इसमें हम शामिल करते हैं, जिसमें यदि केंद्रीय बैंक परिवर्तन करता है तो उससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति प्रभावित होती है। तो सबसे पहला होता है बैंक दर। जैसे बैंक दर में यदि, बैंक दर का मतलब क्या होता है, बैंक दर का मतलब होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। तो इस बैंक दर में कमी और वृद्धि करने का अधिकार जो होता है वो केंद्रीय बैंक के पास होता है। तो इसमें परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक उधार देने की जो क्षमता है या उधार लेने की जो बैंकों का है वो कम और ज्यादा कर सकता है। दूसरा हम खुले बाजार की क्रियाएं लेंगे, जिसमें केंद्रीय बैंक क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में बेचा जाता है और खरीदा जाता है, जिसके माध्यम से भी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण होता है। यदि कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, मतलब साख का विस्तार हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है केंद्रीय बैंक, उन प्रतिभूतियों को, सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन खुले बाजार में बेचना शुरू कर देता है, जिससे लोग खरीदते हैं और लोग खरीदते हैं तो उनके पास, उनकी खरीदने की शक्ति जो है वो पैसे जो है वो सरकार के पास चले जाते हैं और उनके पास खर्च करने के लिए पैसे कम बचते हैं। इसी तरह ये दो अनुपात लेंगे हम, एक न्यूनतम कोष अनुपात होता है और एक तरल कोष अनुपात होता है। न्यूनतम कोष अनुपात का मतलब होता है, ये दोनों ही अनुपात वैसे तो केंद्रीय बैंक, जिसको अपन आरबीआई है भारत में, वो निर्धारित करता है। आरबीआई जो है वो निर्धारित करता है कि कितना न्यूनतम कोष जो है व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना है और कितना जो है वो व्यापारिक बैंक स्वयं अपने पास रखेंगे और कितने प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखेंगे। तो इन दोनों अनुपातों में परिवर्तन करके भी केंद्रीय बैंक जो है वो साख को नियंत्रित कर सकता है। अब हम लेते हैं आगे गुणात्मक साख नियंत्रण विधियां, या इसको चयनात्मक साख नियंत्रण विधियां कहते हैं। तो परिमाणात्मक विधियां कौन सी हैं, जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती हैं या प्रभावित करती हैं, वो तो होती हैं परिमाणात्मक। गुणात्मक का मतलब है जो विधियां अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र में साख की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। जैसे मान लो कृषि क्षेत्र में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस क्षेत्र में साख को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक जो है कृषि क्षेत्र में जो उधार दिया जाता है उसको नियंत्रण, उस पर नियंत्रण करके इसको कम कर सकता है। इसी तरह यदि उद्योगों में कीमतें, औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो उस क्षेत्र में साख को नियंत्रित करेगा। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण जो विधियां हैं, इसके अंतर्गत बैंक के नकद कोषों को प्रभावित किए बिना किसी विशेष क्षेत्र में साख को नियंत्रित किया जाता है। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति है उसको प्रभावित न करके किसी विशेष क्षेत्र में साख की मात्रा को प्रभावित किया जाता है। किस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में केंद्रीय बैंक ये चाहता है कि साख का नियंत्रण हो, उस क्षेत्र में वो साख को नियंत्रित करता है। इससे क्या होगा,
इसके अंतर्गत साख के प्रभाव को उन आर्थिक क्षेत्र की तरफ जाने से रोक दिया जाता है जो अर्थव्यवस्था के हित में न हो। ये उपाय देश में समस्त मुद्रा की मात्रा को प्रभावित नहीं करते, अपितु उनके स्थान पर मौद्रिक व्यय के कुछ क्षेत्र को चुनकर उनमें मौद्रिक व्यय की वृद्धि या कमी करने के लिए उपाय अपनाए जाते हैं। मतलब इसमें जो भी उपाय अपनाए जाते हैं वो किसी विशेष क्षेत्र के लिए होते हैं, जिस क्षेत्र में साख की मात्रा को नियंत्रित करना है, मतलब बढ़ाना या घटाना है। तो मतलब कहने का मतलब है कि परिमाणात्मक विधियां जो है वो तो पूरी अर्थव्यवस्था में यदि उन उपायों को काम में लेता है केंद्रीय बैंक, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। और यदि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रीय बैंक ये चाहता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, वहां पर साख की मात्रा को नियंत्रित करना है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, उस विशेष क्षेत्र में गुणात्मक साख नियंत्रण या चयनात्मक साख नियंत्रण की विधियों को अपनाता है। इसके लिए हम 3 विधियों को इसमें लेंगे मेनली। ऋण की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, दूसरा उपभोक्ता का साख नियंत्रण, और साख की राशनिंग या उधार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करके। इसको हम आगे लेंगे, इसको विस्तार से लेंगे। तो अब लेते हैं तीसरा, अन्य उपाय। अन्य उपायों में हम किन उपायों को शामिल करेंगे? अन्य उपायों में हम शामिल करेंगे कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, इसका एक नैतिक प्रभाव होता है व्यापारिक बैंकों पे, तो वो उनको समझाकर या किसी भी तरीके से ये मानने के लिए मना सकता है कि भैया इस क्षेत्र में साख की मात्रा बढ़ रही है तो आप बैंक उधार कम दो, दूसरे क्षेत्र में ज्यादा दो। तो इस तरह से जिस क्षेत्र में साख की मात्रा को नियंत्रित करना है तो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को समझाकर उनको नैतिक अनुनय करके उनसे इस बात को साख को नियंत्रित करने के लिए कह सकता है। दूसरा तरीका है कि केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करे। मैगजीन्स हो सकती हैं और अखबार हो सकते हैं, इनमें अपना नीतियों के बारे में, मौद्रिक नीति के बारे में प्रचार प्रसार करता है, जिससे कि बैंकों को पता चलता है, व्यक्तियों को भी पता चलता है, जिससे वो उनका अनुसरण कर सके। या फिर ये हो सकता है कि यदि इन दोनों तरीकों से कोई व्यापारिक बैंक ना माने तो केंद्रीय बैंक उस पर डायरेक्ट एक्शन कर सकता है, मतलब उसको दंड भी दे सकता है। ठीक है, अब हम लेते हैं एक एक विधि को पहले। तो अब लेते हैं हम परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियां, जिसमें हमने 4 विधियों को लिया है। एक बैंक दर है, एक खुले बाजार की क्रियाएं हैं, और एक है नकद कोषानुपात में परिवर्तन और वैधानिक तरल कोषानुपात में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैंक दर। तो सबसे पहले ये जाने कि बैंक दर होती क्या है। तो बैंक दर का मतलब होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को कर्जा देता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। जिस तरह से व्यापारिक बैंक उपभोक्ताओं को जिस दर पर कर्जा देते हैं वो कहलाती है ब्याज दर, और केंद्रीय बैंक जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को कर्जा देता है वो कहलाती है बैंक दर। तो इस बैंक दर में परिवर्तन करने का अधिकार जो होता है वो केंद्रीय बैंक के पास होता है। केंद्रीय बैंक इसमें कमी भी कर सकता है और वृद्धि भी कर सकता है। यदि केंद्रीय बैंक को ये लगता है कि साख का विस्तार ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा लोग उधार ले रहे हैं जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, बैंक दर को बढ़ा सकता है। बैंक दर को बढ़ाने से क्या होगा, व्यापारिक बैंकों को कर्जा महंगा मिलेगा, जिससे क्या होगा, वो उपभोक्ताओं को भी महंगा देंगे। और जब उपभोक्ताओं को ऊंची ब्याज दर पर कर्जा मिलेगा तो बहुत सारे उपभोक्ता नहीं लेंगे। जब वो नहीं लेंगे कर्जा, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, और वस्तुओं की मांग कम होने से उनकी कीमतें कम हो जाएंगी। परंतु इसकी विपरीत स्थिति है, यदि केंद्रीय बैंक क्या करना चाहता है, साख को बढ़ाना चाहता है, साख का विस्तार करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक बैंक दर को कम कर सकता है। बैंक दर को कम करने से व्यापारिक बैंकों को कर्जा सस्ता मिलेगा, और व्यापारिक बैंक जो है वो ग्राहकों को सस्ती दर पर उधार देंगे, जिससे ज्यादा उधार लेंगे लोग, और इससे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो उनकी कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। अब लेते हैं दूसरा हम, एक तरीका तो ये हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या होगा, साख का नियंत्रण होगा, मतलब कमी भी कर सकते हैं और वृद्धि भी कर सकते हैं। अब लेते हैं खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इस विधि के अंतर्गत केंद्रीय बैंक जो है सरकारी प्रतिभूतियों का खरीदता और बेचता है, मतलब क्रय विक्रय करके मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी करता है। तो जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को या ऋण पत्रों को खरीदता और बेचता है, तो ऐसी स्थिति में भी साख की मात्रा नियंत्रित होती है। तो यदि
अर्थव्यवस्था में साख को नियंत्रित करना है, साख में कमी करनी है, या साख बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ रही हैं उनको नियंत्रित करना है, तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? इन प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर देता है। प्रतिभूतियों को बेचने से लोग उनको खरीदेंगे, और जब लोग उनको खरीदते हैं तो जो लोग ग्राहकों के पास या व्यक्तियों के पास जो पैसा होता है वो केंद्रीय बैंक के पास आ जाता है। केंद्रीय बैंक के पास आ गया, उनके पास, व्यक्ति के पास खरीदने की क्षमता कम हो गई। खरीदने की क्षमता कम होने के कारण वो क्या करेंगे? कम वस्तुओं की मांग करेंगे, और ऐसी स्थिति में कीमतें धीरे धीरे कम होंगी। इसके विपरीत स्थिति है तो वो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? इन प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू कर देता है। जब केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को खरीदता है तो पैसे क्या होते हैं? जनता के पास से बैंक के पास से जनता के पास आ जाते हैं, और जनता के पास आने से वो वस्तुओं की मांग ज्यादा करते हैं और इससे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अब हम तीसरा लेते हैं, नकद कोषानुपात में परिवर्तन। अब सबसे पहले तो ये जाने कि नकद कोषानुपात क्या होता है। तो नकद कोषानुपात का मतलब होता है वह अनुपात जो कि केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है और व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। मतलब एक निश्चित अनुपात होता है जो कि केंद्रीय बैंक निर्धारित करेगा, मतलब आरबीआई निर्धारित करेगा, और वो अनुपात जो है वो केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों को रखना पड़ेगा। उसमें परिवर्तन करने का अधिकार जो होता है वो भी केंद्रीय बैंक के पास ही होता है। केंद्रीय बैंक उसमें कमी भी कर सकता है और वृद्धि भी कर सकता है। तो यदि मान लो अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? इस कोषानुपात में कमी कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो पहले 20% था नकद कोष, मतलब कुल जमाओं का व्यापारिक बैंकों को 20% जो है केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता था। इसका मतलब उधार कितना दे सकते थे? 80% जो जमाएं थी वो उधार दे सकते थे। लेकिन यदि केंद्रीय बैंक या आरबीआई ये चाहता है कि इसमें कमी हो तो आरबीआई क्या कर सकता है? इस 20% रिजर्व को बढ़ाकर 25 कर सकता है, और जब 25 कर देगा तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए जो कोष होगा वो कम हो जाएगा, और कम होने से वो व्यक्तियों को कम कर्जा देंगे, और व्यक्तियों को जब कम कर्जा देंगे तो वस्तु उनके पास जो है खरीदने की शक्ति उनकी कम होगी और वो वस्तुओं की मांग कम करेंगे। इसके विपरीत स्थिति यदि है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? इस नकद कोषानुपात को कम कर सकता है। पहले 20% था, अब घटाकर 15% कर दिया। 15% यदि कर देता है तो अब क्या होगा? व्यापारिक बैंकों की उधार देने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, और व्यापारिक बैंक ज्यादा उधार देंगे। जब लोगों को ज्यादा उधार मिलेगा तो वो ज्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे, और ज्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे तो वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से ये न्यूनतम नकद कोषानुपात कहते हैं। मतलब एक केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया गया अनुपात जो कि व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, न्यूनतम कोष अनुपात कहलाता है, और जिसमें परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। अब चौथा इसमें है वैधानिक तरल कोषानुपात में परिवर्तन। तो वैधानिक तरल कोषानुपात क्या होता है? ये भी आरबीआई ही निर्धारित करता है, मतलब केंद्रीय बैंक ही निर्धारित करता है कि ये अनुपात कितना होगा, लेकिन ये जो अनुपात है ये व्यापारिक बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। नकद कोषानुपात तो केंद्रीय बैंक के व्यापारिक बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं, लेकिन तरल कोषानुपात जो है वो उनको अपने पास रखना पड़ता है, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में या तरल भाग में रखना होता है। तो इसमें भी परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो केंद्रीय बैंक के पास होता है। केंद्रीय बैंक इसमें कमी भी कर सकता है और वृद्धि भी कर सकता है। तो यदि अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित करना है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? इस तरल कोषानुपात को बढ़ा सकता है, जिससे क्या होगा? व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचेगा और वो ग्राहकों को कम उधार देंगे, तो जिससे लोग वस्तुओं की मांग कम करेंगे और इससे कीमतें कम होंगी। इसके विपरीत स्थिति है, यदि साख का विस्तार करना है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? इस वैधानिक तरल कोषानुपात को बढ़ा सकता है, और बढ़ा देगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्यापारिक बैंकों के पास कर्जा देने के लिए कम बचेगा और
सॉरी, यदि इस तरल कोषानुपात को, यदि केंद्रीय बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मतलब कम करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में इस तरल कोषानुपात में वृद्धि कर सकता है। और यदि साख का विस्तार करना चाहता है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, इस वैधानिक तरल कोषानुपात में कमी कर सकता है। इसमें कमी करने से क्या होगा, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा और ज्यादा उधार, जिससे वो उधार ज्यादा देंगे तो लोग ज्यादा उधार लेंगे और इससे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, मतलब साख का विस्तार होगा। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, ये परिमाणात्मक साख नियंत्रण की जो विधियां हैं, जो मुख्य रूप से हमने 4 ली, बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषानुपात में परिवर्तन और वैधानिक तरल कोषानुपात में परिवर्तन, इन सब को अपनाकर क्या कर सकता है, पूरी अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। अब तुम्हारे कई बार सवाल आ जाता है कि बैंक दर क्या होती है, तो बैंक दर का मतलब क्या है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को कर्जा देता है। फिर होता है नकद कोषानुपात क्या है, तो नकद कोषानुपात का मतलब होता है जो अनुपात केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है और व्यापारिक बैंकों को अपने पास नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है। अब तरल कोषानुपात क्या होता है, ये भी केंद्रीय बैंक के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, लेकिन ये व्यापारिक बैंक अपने पास रखते हैं। तो इस तरह से इन चारों तरीकों को अपनाकर केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक विधियां। थैंक यू।